हाँ जी, वेलकम बैक विद आर न्यू क्वेश्चंस ऑफ फिज़िक्स। हाँ जी, सभी को पता ही है हम नीट एग्ज़ाम की प्रेपरेशन कर रहे हैं, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन कर रहे हैं, बहुत इजी मेथड से, बहुत सिंपल मेथड से इसको सॉल्व कर रहे हैं। जो भी बच्चे नीट का एग्ज़ाम क्रैक करना चाहते हैं हमारे पास ज्वाइन कीजिए। हमारा इंस्टीट्यूट का नाम है एजुकेशन हब एमबे इंस्टीट्यूट मानसा। कॉन्टैक्ट नंबर है 9463079680। 45 डेज़ का कोर्स है बेटा। 15 मार्च से प्रॉपर क्लासेस स्टार्ट हैं, तो आप इससे इजीली नीट का एग्ज़ाम क्रैक कर पाओगी। हाँ जी, इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डू नेक्स्ट क्वेश्चंस ऑफ फिजिक्स. Question is at 27 degrees Celsius the temperature, the kinetic energy of an ideal gas is E1. If the temperature is increased to 327 degrees Celsius the kinetic energy will be. कहते जब 27 डिग्री टेम्परेचर है, kinetic एनर्जी E1 है। जब 327 डिग्री होगा तो कितनी होगी किनेटिक एनर्जी? हाँ जी, तो मतलब पार्टिकल्स के, आइडियल गैस के पार्टिकल्स की बात कर रहे हैं, तो ओवरऑल एवरेज एनर्जी निकालनी पड़ेगी हमें। तो किनेटिक एनर्जी का क्या क्या फॉर्मूला होता है एवरेज के लिए? 3/2 R/N इंटू टी। R/N इज़ द कॉन्स्टेंट, दैट इज़ 3/2 KT। दिस इज़ वोल्ट्समैन कॉन्स्टेंट। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आ गया। तो हमारे पास हमने काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करनी है, टेम्परेचर गिवन है, के इज़ अ कांस्टेंट। जब आप रेशो लोगे ना दोनों एनर्जीज़ की, तो वो कांस्टेंट ही है। तो फर्स्ट के लिए जो टेम्परेचर है 27 था, उसको हम केल्विन में चेंज कर लेंगे, दैट इज़ 300/327 को करेंगे 600। तो इससे जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? थोड़ा सा मैंने आई थिंक कुछ गड़बड़ कर दिया। दैट मीन्स मेरे पास क्या आ गया? ठीक है, मैंने क्या निकालना था? दूसरे की एनर्जी निकालनी थी, E2 निकालनी है, दैट इज़ 2/E1। सो सी इज़ द आंसर। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। द प्लैनेट विच इज़ कॉल्ड अ ट्विन ऑफ अर्थ। ट्विन ऑफ अर्थ मीन्स बिल्कुल सेम अर्थ के जैसा, अर्थ जैसा एटमॉस्फेयर हो। ठीक है, तो ट्विन ऑफ अर्थ क्या है? जो अगर वीनस देखो, वीनस क्या है? सेकेंड प्लैनेट है फ्रॉम द सन। सेकेंडली उसका जो एरिया है, मतलब वो लार्ज प्लैनेट है, और उस पर और क्या एग्जिस्ट करता है? ब्राइट है। ठीक है, उस पर एटमॉस्फेयर भी एग्जिस्ट करता है। मतलब सम हाउ अगर हमने देखना हो तो उसमें लिवलीहुड कुछ परसेंट एग्जिस्ट कर सकता है। दैट इज़ वाई वी कॉल्ड इट अ ट्विन ऑफ अर्थ। दैट मीन्स वीनस इज़ दैट प्लैनेट विच इज़ कॉल्ड ट्विन ऑफ अर्थ। हाँ जी, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है एट 5.5 मीटर लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग हैज़ मास 0.035. If the tension in the string is 77 Newton, then the speed of a wave on the string will be. कहते हैं हमारे पास 5.5 मीटर लंबी एक स्ट्रिंग है। ठीक है, उसके ऊपर जो मास है वो कितना है? 0.035 है। उसमें क्या है? टेंशन प्रोड्यूस होती है। टेंशन मतलब स्ट्रेच प्रोड्यूस होता है जब उस पर कुछ भी हैंग करते हैं, तो वो स्ट्रेच कितना है? 77 न्यूटन। तो हमने स्पीड ऑफ द स्ट्रिंग निकालना है कि वो कितनी स्पीड से, मतलब जैसे कोई भी स्प्रिंग ले लो, उस पे ऊपर आप कोई भी वेट हैंग कर दोगे तो वो मूव करेगा, वो कितनी स्पीड से मूव करेगा। हाँ जी, तो आपको पता है जितना ज़्यादा स्ट्रेस होगा, मतलब जितनी ज़्यादा फोर्स से वो फोर्स एक्ट करेगी, उतनी ही ज़्यादा क्या होगी? स्पीड होगी। ठीक है, ऐसे ही होता है। तो इसका जो फॉर्मूला है दैट इज़ V = √T/m। ठीक है, अब इसमें T क्या है? जो इसमें टेंशन इज़ अ फोर्स, M क्या है? इसमें मास पर यूनिट लेंथ। ठीक है, तो अब इसमें क्या आएगा? मास है, हमने मास पर यूनिट लेंथ निकालना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास क्या दिया हुआ है? 0.035 kg पर यूनिट लेंथ। ठीक है, तो वो क्या आएगा? 0.035 डिवाइड बाई 5.5। ये आपके पास m की वैल्यू आएगी। तो इसको सॉल्व करोगे तो क्या बन गया? सॉल्व करके इसको सिंप्लीफाई करके 7/1100 kg/मीटर। अब इसमें वैल्यूज़ पुट कर दो। टी की वैल्यू आपके पास फॉर्मूला के अकॉर्डिंगली V = √T/m है। तो टी की वैल्यू क्या है? 77 है, और एम की वैल्यू आपके पास आ गई 7/1100। जब इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 110। दिस इज़ सी। नेक्स्ट,
When we touch the terminal of high voltage capacitor, even after a high voltage has been cut off, then the capacitor has tendency to, कहते हमारे पास कोई भी एक हाई वोल्टेज है, कैपेसिटर है, तो हमने क्या किया, अगर उसकी वोल्टेज कट भी कर दी, हमने उसको टच कर लिया, उसके टर्मिनल को टच कर लिया, तो हमें क्या होगा, कैपेसिटर है टेंडेंसी टू, वो क्या करेगा। हाँ जी, कैपेसिटर्स बेसिकली क्या होते हैं, तो आपने जैसे इसकी डेफिनेशन भी पढ़ी है, तो कैपेसिटर्स के अकॉर्डिंगली ये क्या करते हैं, इट दे हैव कैपेसिटी टू स्टोर द चार्ज। ठीक है, उनके पास कुछ ना कुछ चार्ज फिर भी रहता है। अगर आप पावर सप्लाई भी कट कर देते हो तब भी वो उसके पास क्या होता है, चार्ज होता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, अगर हमने कैपेसिटर को डिस्चार्ज भी कर दिया, देन इट पॉजेज लार्ज वोल्टेज विच इज़ डेंजरस। ठीक है, क्योंकि जैसे C इज इक्वल्स टू Q अपॉन V, ये फॉर्मूला तो किया ही है। ठीक है, क्योंकि ये दोनों इन्वर्सल ही हैं, कैपेसिटर एंड V। अगर वो उसकी वैल्यू कट ऑफ कर दिया आपने कैपेसिटर की, V क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, तो इसके कारण क्या होगा, वो डेंजरस हो जाएगा। सो इसका आंसर क्या होगा, A। हाँ जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द न्यूक्लियर रिएक्शन देयर इज़ कंजर्वेशन ऑफ। हाँ जी, जब कोई भी न्यूक्लियर रिएक्शन होती है, न्यूक्लियर रिएक्शन बेसिकली क्या होती है, बम्बार्डमेंट ऑफ द न्यूक्लियाई। न्यूक्लियाई को हम किसी भी पार्टिकल बीम के साथ बम्बार्ड मतलब टकरा देते हैं, तो उसके कारण क्या होता है, हमारे पास न्यू पार्टिकल्स फॉर्म होते हैं। ठीक है, तो अब इसमें क्या होता है, जब भी ये रिएक्शन अक्कर करेगी, तो बेसिकली जो न्यूक्लियर रिएक्शन है दैट डील्स विद द कंजर्वेशन ऑफ लॉ ऑफ एनर्जी, मोमेंटम, न्यूक्लियॉन नंबर एंड द चार्ज, ये चीज़ें इसमें कांस्टेंट रहती हैं। दैट मीन्स जो हमारे पास ऑप्शंस हैं, मोमेंटम, मास, एनर्जी, ऑल ऑफ दीज। ठीक है, तो ये सारा कुछ ही कंजर्व रहता है, आपको पता ही है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, D। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कैपेसिटर ऑफ द कैपेसिटेंस 4 म्यू फैरेड and 6 mu farad are connected in series. A potential difference of 500 volt is applied to the outer plate of the two capacitor system. Then the charge on each plate of each capacitor is numerically. कहते जो दो कैपेसिटर आपको गिवन है उनकी कैपेसिटी क्या है, हमारे पास क्या है, दो कैपेसिटर हैं, एक की कैपेसिटी है 4 म्यू, तो दूसरे की क्या है, 6 म्यू। ठीक है, तो मैंने उसके अक्रॉस एक वोल्टेज अप्लाई कर दिया, तो ये वोल्टेज है 500 वोल्ट। ठीक है, हमने क्या फाइंड आउट करना है इसमें, चार्ज ऑन द प्लेट ऑफ ईच कैपेसिटर, ईच कैपेसिटर के ऊपर कितना चार्ज होगा, हर एक प्लेट के ऊपर कितना चार्ज होगा। इन्होंने क्या बोला हुआ है कि ये सीरीज़ में कनेक्टेड है। ठीक है, तो आपको इसके सीरीज़ का फॉर्मूला पता है, थ्योरी से फॉर्मूला क्या कहता है, अगर आपने इसका फॉर्मूला किया है तो 1/c इज इक्वल्स टू 1/c1 प्लस 1/c2। ठीक है, वैल्यूज पुट कर दो, चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, म्यू को वैसे ही रखो, रिजल्ट्स हम उसी में निकाल देंगे, क्योंकि हमारे पास जो ऑप्शन है वो उसमें भी है, म्यू की वैल्यू में भी एग्जिस्ट करते हैं। तो डायरेक्टली 1/4 1/6 सॉल्व करके आ गया 5/12, दैट मीन्स दिस इज़ द वैल्यू ऑफ 1/c, तो c की वैल्यू क्या आ गई, 12/5 म्यू एफ। ठीक है, अब हमने निकालना है चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है, Q इज इक्वल टू, चार्ज क्या होता है, Q इज इक्वल टू C इंटू वी। ठीक है, अभी पीछे भी हमने फॉर्मूला किया था प्रीवियस क्वेश्चन में, उसको रीअरेंज करके Q की वैल्यू आ गई, C इज इक्वल्स टू Q अपन V था। ठीक है, Q चार्ज निकालना है, दैट इज C इंटू वी। हाँ जी, तो हमारे पास जो C आया कैपेसिटर, क्या आया वो 12/5, और इसको वोल्टेज कितनी है 500, वैल्यू इसकी किस में आएगी, म्यू सी में। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ गई 1200 म्यू सी। सो दिस इज बी इज आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ 2 ओम रजिस्टर इज कनेक्टेड इन सीरीज विद R ओम रजिस्टर। एक कहते हैं मेरे पास कोई भी 2 ओम रजिस्टर है, उसको मैंने सीरीज़ में लगा दिया 2R ओम रजिस्टर के साथ। दिस कॉम्बिनेशन इज़ कनेक्टेड अक्रॉस अ सेल, उसके अक्रॉस एक सेल लगा हुआ है। व्हेन द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस
2 ohm resistor is balanced on potentiometer wire. Null point is obtained at a length of 300 मीटर। हाँ जी, तो इसने क्या बोला है, कहते हैं जब हम टू ओम के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं तो पोटेंशियोमीटर पे एक नल पॉइंट आ जाता है जो कि 300 सेंटीमीटर लेंथ पे आएगा। व्हेन द सेम प्रोसीजर इज़ रिपीटेड फॉर द आर, जब सेम प्रोसीजर आर के लिए रिपीट करेंगे तो हमने बताना है जो उसका नल पॉइंट आया दैट इज़ 350 सेंटीमीटर। तो हमने आर की वैल्यू बतानी है कि कितनी है। क्वेश्चन समझ गए। जब तो दो रजिस्टर्स है 2 ओम एंड आर ओम, जब हमने आर ओम के लिए जो पोटेंशियल अप्लाई किया और उसका नल पॉइंट निकाला वो 300 पे आया, और जब दूसरे के लिए निकाला आर के लिए तो वो आया हमारे पास 350 पे। तो हमने क्या निकालना है, आर की वैल्यू। हाँ जी, तो आपको पता है जो हमारे पास जो इसकी पोटेंशियल होती है, ठीक है, जो इसकी पोटेंशियल होती है वो हमारे पास क्या होती है, किस पे डिपेंड करती है, लेंथ पे। ठीक है, दैट मीन्स E इज इक्वल्स टू KL। ठीक है, जो पोटेंशियल डिफरेंस है दैट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, दैट मीन्स E इज इक्वल टू KL। अब फर्स्ट केस मान लो, फर्स्ट केस में हमने क्या किया था, 2 ओम जो रजिस्टर है उसके अक्रॉस निकाला, नल पॉइंट 300 पे आया। ठीक है, 300 लेंथ पे आया। तो इसके लिए ई की वैल्यू क्या आ गई, दोनों, पहली बात तो जो रजिस्टर्स हैं दोनों सीरीज़ में लगे हुए हैं तो ओवरऑल रेजिस्टेंस जो उसकी आएगी दैट इज़ प्लस। ठीक है, सीरीज़ में हमेशा एडिशन होती है तो 2 + R। ठीक है, तो हमने बेसिकली ये हम क्या निकाल रहे हैं, हमारे पास जो आ गया ये पोटेंशियल डिफरेंस आ गया। ठीक है, उसके अक्रॉस कितना है, तो हाँ जी, तो इसके अकॉर्डिंगली जो लेंथ की वैल्यू है दैट इज़ 300 के वैसे ही रखो। ठीक है, अब सेकंड केस में सेम है। ठीक है, तो इसमें सॉरी यहाँ पे क्या आएगा 2, क्योंकि मैं 2 के अक्रॉस निकाल रही हूँ। अब अगर यही बात हम आर के लिए करते तो E अपॉन, सॉरी फॉर दैट अगेन। हाँ जी बेटा, आप खुद सॉल्व करो इसको अपने बैठ के, कैसे सॉल्व होगा फिर हम करते हैं। हाँ जी, करो करो, वेरी गुड, इट्स टू इजी टू डू दिस। हाँ जी, तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, जैसे हमने निकाला था 2 ओम के लिए, अब हम निकालेंगे आर के लिए। तो उसकी वैल्यू क्या होती है, E/2 + R × R इज इक्वल्स टू 350। ठीक है, अब दोनों को डिवाइड कर दो, दोनों को डिवाइड करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगी, आर की वैल्यू आ जाएगी। आर की वैल्यू क्या होगी आपके पास, 2.33। सो दिस इज़ योर आंसर। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे पास डी आंसर आ गया इसका। हाँ जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ गया, द ऑब्जेक्टिव विद द लार्ज अपर्चर आर यूज्ड इन टेलीस्कोप फॉर। हाँ जी, टेलीस्कोप में कहते हैं जो ऑब्जेक्टिव लेंस होता है उसका लार्ज अपर्चर क्यों होता है। टेलीस्कोप फर्स्ट ऑफ ऑल किस पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है, टू सी द वेरी डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स जो बहुत दूर पड़े हैं उनको ईजिली देखने के लिए हम टेलीस्कोप का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इन्होंने बोला कि उसका लार्ज अपर्चर क्यों होता है, अगर अपर्चर ज़्यादा होगा, हमें पता है ना, लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ अपॉन डायामीटर। ये फॉर्मूला होता है आपके पास, लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ अपॉन डायामीटर। रेजोल्यूशन का मतलब होता है रिजॉल्व करना, कि जैसे आपके पास 2 ऑब्जेक्ट्स हैं, आपको उनकी 2 प्रॉपर सेपरेट इमेजेस फॉर्म हों, दैट इज़ कॉल्ड रेजोल्यूशन। तो जितना डायामीटर ज़्यादा होगा उतना ही लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन ज़्यादा होगा, दैट मीन्स आपको प्रॉपर से इमेजेस शो होंगी। सो इसका आंसर आएगा ग्रेटर रेजोल्यूशन लिमिट। नेक्स्ट, द एनर्जी ऑफ एक्सरे फोटोन इज़ 2 किलो
इलेक्ट्रॉन वोल्ट, देन द फ्रिक्वेंसी इज़। हाँ जी, आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है, कहते कि आपके पास एक्सरे फोटोन है, उसकी जो एनर्जी है वो कितनी है, 2 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आपने फ्रिक्वेंसी निकालनी है। टू इजी है ना। डी ब्रोगली इक्वेशन अप्लाई करो, आइंस्टाइन इक्वेशन अप्लाई करो। ई इज इक्वल्स टू एच न्यू। ई आपको पता है, आपको गिवन है ई की वैल्यू, ठीक है। इन्होंने क्या दी है आपको, आपके पास ई की वैल्यू जो दी है, आई थिंक दैट इज़ 2, है ना। 2 के मतलब किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो ई इज़ इक्वल टू एच न्यू, ठीक है। और ई हमने निकालना है न्यू, दैट इज़ ई अपॉन एच। डायरेक्टली वैल्यूज पुट कर दो, 10⁻³ अपॉन एच की वैल्यू दैट इज़ प्लैंक्स कांस्टेंट 6.67 इंटू 10⁻⁴ कितनी होती है, -34, ठीक है। तो आप इसको सॉल्व कर लो। इसको सॉल्व करके आपके पास क्या है, इसका आंसर आ जाएगा, दैट इज़ इसका आंसर आएगा बेटा आपके पास बी इज़ द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइट फ्रॉम द डेंसर मीडियम गोज़ टू द रेयर मीडियम। डेंसर मीडियम आपको फर्स्ट दिया हुआ है, वो क्या है, रेयर मीडियम में जा रहा है सेकेंड वाले में, ठीक है। तो उसमें क्या है, व्हेन द एंगल ऑफ इंसिडेंट इज थीटा, द रिफ्लेक्टेड एंड रिफ्रैक्टेड रेज आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। कहते जब एंगल ऑफ इंसिडेंस थीटा है तो रिफ्लेक्टेड एंड रिफ्रैक्टेड रेज एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। द क्रिटिकल एंगल, तो आपने उसका क्रिटिकल एंगल बताना है कि क्या होगा। हाँ जी, तो ये क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है, बेसिकली अगर आप डायग्राम बनाओ तो इस डायग्राम के अकॉर्डिंगली क्या बनेगा, ये रहा आपके पास फर्स्ट मीडियम, ये रहा आपके पास सेकंड मीडियम, ठीक है। अब कोई भी लाइट आई, ठीक है, ये लाइट क्या हो गई, यहाँ पे आया नॉर्मल, ठीक है। दिस इज़ योर रिफ्लेक्टेड रे, दिस इज़ योर रिफ्रैक्टेड रे, ठीक है। तो ये दोनों क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। ये अगर ये थीटा है, ये भी थीटा है, ठीक है। तो इसके अकॉर्ड ये क्या बन गया आपके पास, रिफ्रैक्टेड एंगल आर, ठीक है। अब देखो, जो आपके पास अगर हम इसको सिंबलाइज कर लें, ए दिस इज़ ओ, दिस इज़ बी, तो जो आपके पास जो रिफ्रैक्टेड एंगल है वो किसके अराउंड बन रहा है, कहाँ पे है रिफ्रैक्टेड एंगल, ए और बी पे है ना रिफ्रैक्टेड एंगल, ठीक है जी सारा, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, बेसिकली जो देखो एक स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन पे क्या होता है, जो एंगल होता है दिस इज़ ऑफ 180, क्योंकि स्ट्रेट लाइन 180 एंगल बनाती है। तो इसका मतलब क्या हो गया, अगर हम इसको देखें तो ये बन गया हमारे पास सॉल्व करने के लिए थीटा प्लस 90 प्लस आर इज इक्वल टू 180। मतलब कौन कौन से एंगल इसके इन बिटवीन आ रहे हैं ये हमने बताना है, वो इसको 180 के इक्वल रख दो आप, ठीक है। तो क्या आ गया हमारे पास, थीटा आ गया, एक 90 डिग्री आ गया, और एक हमारे पास आर आ गया, इसको 180 के इक्वल रख दिया। तो इससे आपकी वैल्यू, आर की वैल्यू क्या आ गई, 90 माइनस थीटा, ठीक है। उसके बाद मीडियम चेंज हो रहा है, तो मीडियम जब चेंज होता है तो हम क्या लॉ अप्लाई करते हैं, स्नेल्स लॉ। तो स्नेल्स लॉ क्या बताता है हमें, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 2। तो हमारे पास क्या आ गया, साइन ऑफ आई अपॉन साइन ऑफ आर, ठीक है। तो आर की वैल्यू हमने अभी फाइंड आउट की 90 माइनस थीटा, और इंसिडेंट एंगल है हमारे पास 0, ठीक है। आई की वैल्यू, सॉरी 0 नहीं थीटा है। तो इससे हम क्या करेंगे, वैल्यूज़ को पुट करो, इसको सॉल्व कर लो। तो क्या आ गया हमारे पास, जो इसकी वैल्यू आ जाएगी साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, क्योंकि साइन ऑफ 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू कॉस थीटा। तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई tan थीटा, ठीक है। अब जो क्रिटिकल एंगल होता है,
जो इन्होंने बोला है साइन सी इज़ द क्रिटिकल एंगल, दिस इज़ 1 बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, तो मतलब क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, जो हमने निकालना था दैट इज़ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2। ठीक है, तो उसको क्या करोगे आप, इन्वर्स इसमें वैल्यू पुट कर दोगे तो आपके पास क्या बन गया, साइन ऑफ सी इज इक्वल्स टू tan ऑफ थीटा। ठीक है, तो उसके बेसिस पे ऊपर हमारे पास जो सी की वैल्यू आ जाएगी साइन इनवर्स tan ऑफ थीटा। दिस इज़ द आंसर। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, द dispersive power of the materials of the two lenses are in the ratio 3:4. If the achromatic combination of these two lenses is the focal length of 60 centimeter, then the focal length of the component lens is। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आपके पास डिस्पर्सिव पावर दी हुई है दो लेंजेज की, दैट इज़ 3:4। अगर कहते कि हमने इनको कंबाइन कर दिया, ठीक है, टू lenses of a if the achromatic combination of these two lenses is of a focal, अगर इन दोनों को कंबाइन कर दिया तो फोकल लेंथ क्या बन गई, कहते 60 बन गई। तो फोकल लेंथ ऑफ द कंपोनेंट लेंसेज आर, अलग अलग लेंसेज के हमने फोकल लेंथ निकालनी है कि क्या होगी। हाँ जी, तो इन्होंने क्या किया, फोकल इन दोनों को कंबाइन कर दिया, दैट मीन्स हमने पावर निकालनी है। पावर क्या होगी, दोनों का कॉम्बिनेशन, जो कैपिटल एफ है इसकी वैल्यू हमें 60 दी हुई है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, एफ की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, कैपिटल एफ की वैल्यू क्या आ गई 60। अब इन्होंने क्या बोला कि वो दोनों क्या है, इनका जो कॉम्बिनेशन किया है दैट इज़ अक्रोमेटिक। ठीक है, अक्रोमेटिक क्या होते हैं, जिनकी जो फ्रिक्वेंसी होती है दोनों की डिफरेंट होती है। तो क्या बन गया, कंडीशन क्या बन गई आपके पास, μ1 ω1 f1 अपॉन f1 ω2 अपॉन f2 इज इक्वल टू 0। ये अक्रोमेटिक जो लेंस के ही कॉम्बिनेशन का जो कंडीशन होती है ये वाली। ठीक है, तो इससे हमारा जो रिलेशन आ जाएगा दैट इज़ ω1 अपॉन ω2 इज इक्वल्स टू -f1 अपॉन f2। रीअरेंज करके सॉल्व कर लोगे। अच्छा, ये रेशो हमें दी हुई है, जो ये दोनों रेशोज़ हैं ω1 अपॉन ω2, इसकी रेशो हमें दी हुई है डिस्पर्सिव पावर की 3:4। इसको पुट कर दो, फोकल लेंथ आ जाएगी, फोकल लेंथ आ गई तो उसमें पुट कर देना, आपके पास इंडिविजुअल फोकल लेंथ आ जाएगी, तो इसकी वैल्यू होगी आपके पास ए। बेटा कोई भी क्वेश्चन नहीं समझ लगता, आई नो कि जो फिज़िक्स के क्वेश्चन होते हैं थोड़े ट्विस्टिंग से होते हैं, टिपिकल, क्योंकि इनमें फॉर्मूलाज बहुत यूज़ होते हैं। अगर इन केस कुछ भी नहीं समझ लगता, कुछ भी एक सिंगल वर्ड नहीं सब आपको पता चला इसमें से, आप मेरे को बता सकते हो, मैं पूरा पूरा क्वेश्चन अगेन रिपीट कर दूंगी विद फार्मूलाज विद प्रॉपर एक्सप्लेनेशन कि ये फार्मूला कैसे आया। ठीक है, तो कीप वॉचिंग दीज वीडियोस, आपको जो भी डाउट्स हैं आप पूछ सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ साइक्लोट्रॉन इज ऑपरेटिंग एट अ फ्रिक्वेंसी ऑफ 12 × 10⁻⁶। हाँ जी, द मास ऑफ ड्यूट्रॉन इज दिस 3.3 × 10⁻⁻7 kg and the charge on the deuteron is 1.6 × 10⁻⁻19 coulomb. To accelerate deuteron the magnetic induction of the necessary magnetic field is। हाँ जी, साइक्लोट्रॉन क्या होता है, अगर आपने रीड किया होगा तो उसमें क्या होता है, 2 Ds होती हैं, हैविंग सम वेरी स्मॉल डिस्टेंस अपार्ट, हैविंग अ चार्ज पार्टिकल इन द सेंटर। जब आपके उसके क्रॉस पोटेंशियल अप्लाई करते हो तो वो क्या है, मूव करना स्टार्ट कर देता है। तो उसमें क्या है, वो स्मॉल डीज की फॉर्म में क्या है, ऑल्टरनेटिव पोजीशंस पे क्या है, मूव करता है। ठीक है, हाई फ्रिक्वेंसी के साथ। तो इसमें क्या होता है, अ परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड कॉजेज द पार्टिकल्स टू गो ऑलमोस्ट इन द सर्कल। ठीक है, क्यों करता है, क्योंकि जो मतलब जो इसमें हमने क्या किया है, जो मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई हुई है वो उसको ऑलमोस्ट क्या सर्कल में रोटेट करती है। जो सर्कल में रोटेट होगा दैट मीन्स क्या है, उसके पास क्या है, बेसिकली कौन सी जो फोर्स अपना रोल प्ले करती है सर्कल के लिए, सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, तो क्या फॉर्मूला होता है, mv² अपॉन r इज इक्वल्स टू BQV
ठीक है। फोर्स ड्यू टू द मैग्नेटिक फील्ड, तो हमें पता है एम इज़ द मास, क्यू इज़ द चार्ज, वी इज़ द वेलोसिटी, आर इज़ द रेडियस। अब हमें ये भी पता है वी इज इक्वल्स टू आर ओमेगा। ठीक है, तो ओमेगा हमें पता है क्या होता है। हाँ जी, ओमेगा क्या होता है हमारे पास, अ, अगर हमने इसको वैल्यू पुट कर दी ना, ऊपर हमने अगर वैल्यू पुट कर दी तो हमारे पास क्या आ जाएगा, बी क्यू अपॉन एम। ठीक है, एक ओमेगा की कंडीशन आपको वैसे ही पता है कि ये क्या होता है, ओमेगा की वैल्यू हमारे पास क्या होती है, जो ओमेगा होता है बेटा, ये इसकी वैल्यू होती है 2πn। ठीक है, जो इसकी वैल्यू होती है दैट इज़ 2πn। तो जो अगर ओमेगा की अब हमारे पास दो वैल्यूज़ आ गई, एक तो हमारे पास आ गई इसकी वैल्यू 2πn, दूसरी आ गई हमारे पास ओमेगा इज इक्वल्स टू बी क्यू अपॉन एम। दोनों को इक्वेट कर लो तो आपके पास बी की वैल्यू आ जाएगी 1.6 इन टी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द टोटल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज 3.555 MeV. If its potential energy is zero, then its kinetic energy is। हाँ जी, इन्होंने क्या बोला है, जब पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए कि कोई भी ऑब्जेक्ट है उसके पास जो भी एनर्जी होती है वो इसके मास के कारण होती है। ठीक है, तो इन्होंने क्या क्या कहा है कि जो टोटल एनर्जी है इलेक्ट्रॉन की वो कितनी है, 3.555 है। तो पोटेंशियल एनर्जी उसकी ज़ीरो है, तो आपने काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट करनी है कि कितनी होगी। हाँ जी, तो इसमें क्या होगा, सिंपली पहले आइंस्टाइन इक्वेशन अप्लाई करो आप। ठीक है, आइंस्टाइन इक्वेशन क्या कहती है, ई इज इक्वल्स टू एम सी स्क्वेयर होता है। ठीक है, तो क्या हो गया, चेंज इन एनर्जी किस पे डिपेंड करती है, मास के चेंज होने पे, क्योंकि सी इज़ द कांस्टेंट। तो जस्ट अगर मास चेंज होगा तभी वो एनर्जी चेंज होगी, अदरवाइज इस पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब इन्होंने क्या कहा है, उसकी पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो है, किनेटिक एनर्जी निकालनी है। तो किनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी पार्टिकल की, एम माइनस एम नॉट इंटू सी स्क्वेयर। ठीक है, तो अब इससे क्या होगा, इसमें डायरेक्टली आप वैल्यूज़ पुट करोगे, आपके पास वैल्यूज़ दी हुई हैं। कहते कि जो पार्टिकल है उसकी जो टोटल एनर्जी है इलेक्ट्रॉन्स की वो कितनी है, 3.55 है। जो उसकी पोटेंशियल एनर्जी है वो ज़ीरो है। तो इसके अकॉर्डिंगली अगर आप इसकी वैल्यूज़ पुट करोगे, मतलब क्या है, जो आपके पास वैल्यू गिवन है दैट इज़ एम, और एम नॉट की वैल्यू क्या है, 0.51। ठीक है, जो आप एम नॉट की वैल्यू पुट करोगे ना, हमने चेंज किया है उसमें, तो एम माइनस एम नॉट इंटू सी स्क्वेयर है। तो एम की वैल्यू है 3.555, इसकी क्या होती है 0.51। तो सी स्क्वेयर की वैल्यू आपको कुछ भी पुट करने की ज़रूरत नहीं है, सी क्या होता है, स्पीड ऑफ द लाइट। ठीक है, तो आपकी वैल्यू जो डायरेक्टली इसी में रहेगी, हमने क्योंकि काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू निकालनी है, तो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू डायरेक्टली ऐसी निकल जाएगी, दिस इज़ 3.045, दिस इज़ द वैल्यू। हाँ जी, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम 49th क्वेश्चन। 49th क्वेश्चन क्या कह रहा है, सिंपल सा क्वेश्चन है, द डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन ऑफ एनर्जी 600 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज। हाँ जी, तो इन्होंने क्या है, डी ब्रोगली वेवलेंथ है। ठीक है, डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन ऑफ एनर्जी। हाँ जी, आपके पास एनर्जी गिवन है तो आपने क्या निकालना है, वेवलेंथ निकालनी है। सो ईजी है, डेल्टा ई इज इक्वल्स टू एच न्यू। डी ब्रोगली वेवलेंथ का फॉर्मूला यही होता है, डेल्टा ई इज इक्वल्स टू एच न्यू। तो एच सी अपॉन लैम्डा, लैम्डा निकालना है, रीअरेंज कर लो। ई की वैल्यू आपको गिवन है, सी की पता होती है आपको, एच की पता होती है। सी इज़ द स्पीड ऑफ लाइट दैट इज़ 3 × 10⁸ तो इनको सॉल्व करके आप इजीली इसकी वैल्यू निकाल सकते हो। नेक्स्ट, इन NPN ट्रांजिस्टर सर्किट द कलेक्टर करंट इज 9
MA, if 90% of the electrons emitted reaches the collector then emitter current is, हाँ जी कहते NPN आपके पास क्या है, ट्रांजिस्टर है। सर्किट द कलेक्टर करंट, जो कलेक्टर करंट है वो 9 मिली एम्पियर्स है। अगर 90% जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कलेक्टर तक पहुंच गए तो मीटर करंट कितना होगा। हाँ जी, तो ओवरऑल जो करंट है NPN है ना इसमें, तो जो ओवरऑल करंट है हम वो कैसे निकालते हैं, IE IB प्लस IC, एमीटर, बेस एंड कलेक्टर। इन्होंने बोल दिया कि जो कलेक्टर करंट है वो 9 एम्पियर है, मिली एम्पियर, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंगली हमारे पास क्या आ गया, इन्होंने क्या बोला है कि 90% जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो वहाँ पे पहुँच गए, ठीक है। तो क्या हो गया, जो कलेक्टर पे पहुँच गए तो कलेक्टर करंट क्या हो गया, 90%, 90/100 किसका, IE का, मीटर से ही आए ना वो। तो अगर इसको सॉल्व कर लोगे तो इसके बाद आपके पास रिलेशन है IE इज इक्वल्स टू IC अपॉन, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, कोई वैल्यू कोई वैसे नहीं पुट करना, सिंपली इसको सॉल्व करके हमने क्या है, किसकी वैल्यू निकालनी है, मीटर करंट की। वो ऊपर रिलेशन पड़ा ही है अपने साथ, IE इज इक्वल्स टू IB प्लस IC, ठीक है। वैल्यूज़ को पुट कर दो तो इसके पास क्या है, आपके पास इसका जो आंसर है वो निकल जाएगा, दैट इज़ 10 मिली एम्पियर्स, ठीक है बेटा। अगर आपको नहीं समझ आया, कुछ भी नहीं समझ आया इसमें से, आप कभी भी पूछ सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। जब भी आपको कोई डाउट हो आप इजीली क्वेश्चंस राइज करिए, मैं आपके सभी क्वेश्चंस के आंसर दूंगी। हाँ जी, तो ये बेसिकली हमने इसमें किया क्या है, जो आई थिंक मेरे को लगता है आप लास्ट स्टेप में उलझ गए होगे। तो IC इज़ इक्वल टू 0.9 IE है, ठीक है। तो इसमें हमने निकालना क्या है, एमीटर करंट निकालना है, दिस वैल्यू निकालनी है। इसको इसके नीचे ले जाओ, कलेक्टर करंट की वैल्यू हमें पता ही है 9 मिली एम्पियर होती है, उससे सॉल्व करके 10 मिली एम्पियर आ जाएगा। हाँ जी बेटा, आई नो फिजिक्स इज बिट टफ, ठीक है। तो आप क्या करोगे, इसको क्वेश्चंस को जो भी हम करते हैं साथ में नोटबुक लेके प्रॉपर से करके देखोगे। अगर सिंगल स्टेप में भी कोई डाउट लगता है आप मेरे से क्वेश्चंस राइज करोगे, देन आई विल गिव यू द आंसर फॉर दीज क्वेश्चंस। हाँ जी बेटा, जो भी बच्चे प्रेपरेशन करना चाहते हैं हमसे ज्वाइन कीजिए, हम आपको इजी वे से क्या है प्रेपरेशन करवाएंगे। जो भी फॉर्मूलाज नहीं पता चलते हम आपको प्रॉपर से एक्सप्लेन करेंगे। हाँ जी, एजुकेशन हब MBA इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कीजिए। कॉन्टैक्ट नंबर है 9463079680, अगर आप नीट एग्ज़ाम को क्रैक करना चाहते हो। थैंक यू फॉर दिस, थैंक यू सो मच।